विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे? 28 फरवरी। वेरी गुड। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या आपको पता है? तो 28 फरवरी सन 1928 को सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी। और इस खोज के लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इस खोज की उपलब्धि के कारण ही भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार फिर बताएंगे, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग एक साथ में जिस तरीके से कल वाले सेशन में हमने जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस को तैयार किया था, ठीक उसी तरीके से आज हम लोग फरवरी माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस को तैयार करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग अपना पूरा जीके बिल्कुल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सब कुछ खत्म कर देंगे, बस कुछ ही चंद दिनों में। तो चलिए जो फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं इनको देखेंगे। सबसे पहले फरवरी माह में सबसे पहले 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है कोस्ट गार्ड दिवस। कौन सा दिवस? इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस। और अगर बात की जाएगी कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई? 1917 में। कोस्ट गार्ड की अकादमी कहां पर है बताएंगे? तो कोस्ट गार्ड की अकादमी कहां पर है? तो इसकी अकादमी है मैंगलोर में। कहां पर है? मैंगलोर में इसकी अकादमी है। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछा जाता है कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है बताएंगे? तो इसके महानिदेशक हैं वी.एस. पठानिया। कौन है? वी.एस. पठानिया। कौन है? वी.एस. पठानिया। ठीक है। तो 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस, भारतीय कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। अगला है 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा दिवस मनाया जाता है बताएंगे? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब से मनाया जाना शुरू किया गया? तो ये जो है भारत में 1997 से मनाया जाना शुरू हुआ है, क्योंकि 1971 में जो है एक शहर ईरान का रामसर, ठीक है, तो रामसर में इसकी संधि हुई थी। तो रामसर में इसकी संधि होने के कारण या फिर इसका सम्मेलन होने के कारण जो वेटलैंड है इसे हम रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रामसर साइट। अब आपसे पूछा जाएगा रामसर साइट किस लिए जानते हैं? क्योंकि पहले वेटलैंड का समझौता या फिर संधि कहां पर हुई थी? 1917 में रामसर नामक स्थल पर ईरान के, कहां के? ईरान के। तो भारत में कितने वेटलैंड साइट हैं या फिर रामसर साइट की संख्या कितनी है बताएंगे? तो 75 रामसर साइट है भारत में। कितनी है? 75 रामसर साइट है भारत में, ध्यान रखिएगा। अगला जो है 4 फरवरी, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को 2 दिवस बता दूंगे। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अगला है 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मानव 2 दिवस मनाए जाते हैं। दोनों साथ में बोलेंगे। कितने दिवस मनाए जाते हैं? 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला है मानव बंधुत्व दिवस और दूसरा कौन सा है? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस और मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल मानव बंधुत्व दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। और हमारा कौन सा है? विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस, ये दोनों दिवस कब मनाए जाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। और इस बार 2023 की थीम क्या है कैंसर दिवस की? क्लोज द केयर गैप। क्या है? क्लोज द केयर गैप। बोलेंगे क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप कैंसर दिवस की थीम है। अगला जो अगर आपसे पूछा जाएगा ये बाल कैंसर दिवस एक होता है, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, तो ये किस तिथि पर मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को मनाया
आपसे पूछा जाएगा कैंसर दिवस 4 फरवरी को, और बाल कैंसर दिवस और ये हमारा 15 फरवरी को। अगला है 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड लेग्यूमिनस डे। कौन सा? वर्ल्ड लेग्यूमिनस डे। ठीक है, लेग्यूमिनस मतलब दलहन। ठीक, दलहन क्या होता है? इसके अंदर दाल वाली फसलें आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस या फिर दलहनी फसलें कहते हैं। ठीक है, और दलहनी फसलें ही क्या करती हैं? नाइट्रोजन का फिक्सीकरण। आप लोग पढ़ते हो दलहनी फसलों के जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, पढ़ा है राइजोबियम, राइजोबियम पढ़ा है, जो इजेक्टोबैक्टर जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहां से करती हैं? वायुमंडल से। तो कौन सी फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वायुमंडल से करती हैं? दलहनी फसलें। अच्छा, आपको बताएं, जब भी हमारे यहाँ खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जमीन में, ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या किया जाता है? जो हमारे यहाँ लोबिया है, ठीक है, लोबिया है, सनई है, ढैंचा है, ठीक, इनको बोया जाता है। फिर जब ये बड़े हो जाते हैं, पेड़ फैल जाते हैं, तो उसी में हैरो चलवा दिया जाता है या फिर कृषि यंत्र चलवा दिया जाता है, क्योंकि वो जो है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं, और इस तरीके से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? हमेशा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, और रासायनिक उर्वरक कुछ समय के लिए हमारी फसलों का उत्पादन तो सही करते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा हम लोग नाइट्रोजन के लिए किस उर्वरक का प्रयोग करते हैं, खेत में किस चीज का छिड़काव किया जाता है? यूरिया का छिड़काव किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है बताएंगे? 46% मात्रा होती है। यूरिया की गोली होती है, आप लोग जानते हैं। तो यूरिया जो होता है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। नाइट्रोजन का काम क्या होता है? तो नाइट्रोजन का काम होता है भूमि की नमी को खींचना, ठीक है, नमी को एब्जॉर्ब करना यूरिया का काम है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो उसके बाद हमारा क्या है? हमारा लेग्यूमिनस डे कब मनाया जाता है? तो लेग्यूमिनस डे हमारा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है लेग्यूमिनस डे। अगला है 11 फरवरी। तो 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है, बताएंगे? वेरी गुड, अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस। अगला है 12 फरवरी। बताएंगे 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को मनाया जाता है, बताएंगे कौन सा? 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। कौन सा डे? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। और 10 फरवरी को सिर्फ 11 फरवरी को सिर्फ अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस ही नहीं मनाया जाता है, इसके साथ में क्या मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस भी इसी दिन पर मनाया जाता है। अगला 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फटाफट से बताएंगे। तो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। और महिला दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसके? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत की पहली महिला जिसने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की कौन है? सरोजिनी नायडू। और उससे पहले कौन? उसके पहले जो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने सबसे पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो भारत की पहली महिला, भारत की नहीं, पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की कौन है? सरोजिनी एनी बेसेंट। तो पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की एनी बेसेंट है। पहली भारतीय महिला पूछा जाएगा तो कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ में सरोजिनी नायडू कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू। और अगर बात करेंगे एनी बेसेंट, एनी बेसेंट किस देश की रहने वाली थी? बताओ बेटा, एनी बेसेंट किस देश की रहने वाली थी? बताओ, एनी बेसेंट किस देश की रहने वाली थी? बताओ। इसके बाद हमारा है 13 फरवरी। तो बताइए एनी बेसेंट किस देश की रहने वाली? तो एनी बेसेंट जो है 13, एनी बेसेंट शायद आयरलैंड की रहने वाली थी। हाँ ठीक है, किस देश की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी, बिल्कुल कंफर्म है।
बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने ही होम रूल लीग आंदोलन की अध्यक्षता की थी। किसने? एनी बेसेंट ने ही होम रूल लीग आंदोलन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अगला है 13 फरवरी हो गया। 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 22 फरवरी। तो 22 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में मनाते हैं। हमारी मातृभाषा क्या है बताएंगे? हमारी मातृभाषा है हिंदी। और हम लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं? बताया आपको, देवनागरी लिपि का हम लोग प्रयोग करते हैं। किस लिपि का? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि को हमारे संविधान में क्या मिला हुआ है? दर्जा मिला है लिपि का आर्टिकल 343 के अनुसार। अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि को संविधान में क्या मिला है? दर्जा मिला हुआ है। तो इस तरीके से 28 फरवरी हमने आपको बता ही दिया। फरवरी माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस कंप्लीट हो गए। अगर कोई पूछा जाता है तो इसी से पूछा जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है? तो हमने जैसा कि दो हमारे प्रैक्टिस हो गए। ठीक है। इसमें हमने सबने बताया है कि देश की राजधानी का नाम, देश का नाम, राजधानी का नाम, उनकी मुद्रा और साथ ही साथ में उनकी संसद का नाम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो इनसे प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किस देश की राजधानी है, संसद का नाम क्या है, मुद्रा का नाम क्या है। इससे रिलेटेड वीडियो हमारे इसमें पड़ी हुई है, तो वहां से आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए जो बताएंगे इसमें से पूछा गया संसद का नाम पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट किस देश की संसद का नाम है? ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम भी क्या है? पार्लियामेंट है। ब्रिटेन की संसद का नाम भी क्या है? पार्लियामेंट है। और कनाडा की भी संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला, जादू घोड़ा किसके खान के लिए प्रसिद्ध है बताएंगे? किसके वहां पर अधिक मात्रा में उत्पादन होता है? जादू घोड़ा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए यूरेनियम। क्या पाया जाता है? जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादू घोड़ा की खान। अगला जो प्रश्न है मौसम संबंधी घटनाएं बताएंगे। अगला प्रश्न है मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है? तो वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? तो ये है हमारा क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहां से कहां तक पाया जाता है? तो ये क्षोभ मंडल की अगर बात करेंगे तो क्षोभ मंडल कहां से कहां तक होता है बताएंगे। क्षोभ मंडल जो है ये हमारा 12 से पृथ्वी तल से 12 से 14 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? क्षोभ मंडल पाया जाता है। और क्षोभ मंडल जो है यहाँ पर हमारे मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे वायु, हवा चलना, आंधी, तूफान, पानी बरसना, तो ये सब किसमें आती है? क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती है मौसम संबंधी घटनाएं। और मौसम का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। मौसम विज्ञान। ठीक, क्या कहलाता? मौसम विज्ञान, जिसे हम मेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जलवायु का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है बताएंगे? मेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? हाँ, जलवायु विज्ञान। क्या कहलाता है? जलवायु विज्ञान। अच्छा, बताएंगे किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, बताएंगे किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के भाग में। इसके मध्य में एक लेयर पाई जाती है जो किसकी लेयर है? ओजोन की। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। क्या होता है? O3 ओजोन का सूत्र होता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर। ठीक है। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ किसका घेरा है? हवा का एक घेरा है, वायु का एक घेरा है, जिसे ही क्या कहा गया? वायुमंडल की। और वायुमंडल की विभिन्न परतें पाई जाती हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया? क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया। तो ये सब क्या है? मध्य मंडल हो गया। और हमारा एक हो गया जो लास्ट वाला मंडल होता है, अंत मंडल होता है। ठीक है, बहिर्मंडल जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो ये सारे हमारे क्या हो गए? वायुमंडल
की परतें हो गई। तो ओजोन मंडल कहलाता है, ठीक। ओजोन मंडल किसमें? समताप मंडल में। तो ओजोन की परत पाई जाती है, लेयर किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में। इसे हम ध्यान रखेंगे। अगला जो है प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में, चाहे एसएससी के लिए बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है, इससे बनने वाले सभी प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। पूछा गया 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किस देश को विभाजित करती है? तो 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किस देश को विभाजित करती है? तो ऐसे ही आप लोग, अगर आपको पता है तो बताएंगे। तो 38वीं समांतर रेखा किस देश को विभाजित करती है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है हमारी 38वीं समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। अगर आपसे पूछा जाएगा 49वीं समांतर रेखा किसे विभाजित करती है, बताएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। वेरी गुड। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? 49वीं 49 जो हमारी समांतर रेखा है, 49वीं समांतर रेखा है, ये किसे विभाजित करती है? तो ये हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है। तो दोनों को हम याद रख लेंगे। एक तो 36 डिग्री समांतर रेखा जो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है, दूसरी 49वीं समांतर रेखा जो कि यूएसए और कनाडा को विभाजित करती है। अगर आपसे पूछा जाएगा मैकमोहन रेखा, बताएंगे फटाफट से, मैकमोहन रेखा किसे विभाजित करती है? भारत और चीन को। भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं भैया? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। अगर आपसे पूछा जाएगा जर्मनी और फ्रांस को, जर्मन और फ्रांस को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जर्मन और फ्रांस को विभाजित करने वाली रेखा को कहते हैं मैगेलान रेखा। क्या कहते हैं? मैगेलान रेखा। क्या कहते हैं? मैगेलान रेखा। और देखो देखो, जर्मन और किसे? जर्मन और मैगेलान रेखा किसे विभाजित करती है? जर्मन और फ्रांस को विभाजित करती है। जर्मन और फ्रांस को जो विभाजित करती है उसे क्या कहते हैं? मैगेलान रेखा। और जर्मन और पोलैंड को जो विभाजित करती है उसे कहते हैं हिंडनबर्ग रेखा। तो यहीं पर याद कर लेंगे दोनों, एक तो हिंडनबर्ग रेखा होगी और एक हमारी है मैगेलान रेखा, ठीक है। तो मैगेलान रेखा जर्मन और फ्रांस को विभाजित करती है और एक जर्मन और पोलैंड को विभाजित करती है। जर्मन और फ्रांस को मैगेलान रेखा और जर्मन और पोलैंड को हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी रेखा? हिंडनबर्ग रेखा विभाजित करती है। अगला, अगर आपसे पूछा जाता है रूस और फिनलैंड को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो मेन रहीम रेखा। कौन सी है? मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड को विभाजित करती है। किसे? फिनलैंड को विभाजित करती है। अगर आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो इसे डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। और यही रेखा जो है पहले भारत और अफगानिस्तान की जो है विभाजन रेखा मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन अब ये कौन सी हो गई? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। तो इन सभी रेखाओं को याद कर लें, तो इनसे जरूर कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। दो भी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। अगला जो है प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हैं? फटाफट से बताएंगे। भारतीय, हाँ, बदरुद्दीन तैयब। वेरी गुड। कौन बने हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हैं? बदरुद्दीन तैयब जी बने हैं। इसे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत के किसी अधिवेशन, भारत के पहले अधिवेशन के, ठीक है, पहले सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है WC बनर्जी। क्या नाम है? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 का में पहला अधिवेशन हुआ था, मुंबई अधिवेशन। कौन सा? मुंबई अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछा जाएगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की
स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। कौन है संस्थापक? ए.ओ. ह्यूम। कौन है? ए.ओ. ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम का नाम और पूरा नाम है एलन अलेक्जेंडर ह्यूम। क्या नाम है? एलन ऑक्टेवियन अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन। क्या नाम है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाता है पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देवमेश चंद्र बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछा जाता है जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय किस अंग्रेज का शासन था, तो बताएंगे 1885 में। तो 1885 में जब स्थापना हुई थी तो उस समय कौन अंग्रेज शासन कर रहा था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसे ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। किसने? रास बिहारी घोष ने। ठीक है, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस दो भागों में बट गया था, एक तो गरम दल और एक तो नरम दल। एक उसमें थे जिसमें मार धार करने वाले थे और एक उसमें थे जिसमें कैसे सीधे साधे लोग जैसे कि गांधी जैसे लोग थे जो कि बातचीत से बात निकालने वाले, और एक तो भैया कहते हैं किससे निकालने वाले, कहते हैं कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए बिना युद्ध के, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तो भगत सिंह और ये सब लोग जैसे गरम दल के हो जाएंगे, समझ रहे हो जी। लाला लाजपत राय, ठीक, भगत सिंह, तो ये सब गरम दल के माने जाते हैं। ठीक है, जो कि सोचते हैं जो कि बिना, और नरम दल वाले बिना हिंसा वाले और गरम दल वाले जो सोचते हैं पैसों की आजादी मिल जाए उस तरह के। ठीक है, तो रास बिहारी घोष ने 2019 कब किया था? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता 1907 में। कब किया था? 1907 में। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस अधिवेशन के? अबुल कलाम आजाद। कौन? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी। इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और एनी बेसेंट जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कहां की रहने वाली है? आयरलैंड की रहने वाली है। और इन्होंने होम रूलिंग अधिवेशन की होम रूलिंग आंदोलन की अध्यक्षता इन्होंने की है। ठीक है, और साथ ही साथ में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की बेलगांव अधिवेशन 1924 में। कब किया? 1924 में महात्मा गांधी ने केवल एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, बेलगांव अधिवेशन की। उसके बाद हमारा है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सर्वाधिक बार 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार की? 3 बार की। सबसे पहले इन्होंने 1886 में की। कब की? 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, उसके बाद 1893 के लाहौर अधिवेशन में, और उसके बाद में 1906 में इन्होंने पुनः कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो तीनों साल आपको याद रखने चाहिए। पहला कौन सा है? 1886, उसके बाद 1893, उसके बाद 1906। तो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, फिर आपका है 1893 में लाहौर अधिवेशन, और उसके बाद 1906 में पुनः कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी एक विशेष अर्थशास्त्री थे जिन्होंने गरीबी का मूल्यांकन किया था। साथ ही साथ में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है बताएंगे? तो इनकी पुस्तक का नाम है दादा भाई नौरोजी की द पॉलिटी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है? द पॉलिटी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसे याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। बहुत बार आपकी एसएससी या फिर अन्य एग्जाम में पूछी गई है, किसी भी स्टेट एग्जाम या फिर जो है सेंट्रल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो
अगला जो है इसके बाद पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी बताएंगे। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली बनी है सरोजिनी नायडू 1925 में। 1925 के इस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं। स्वर की कोकिला के नाम से हम किसे जानते हैं? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। और लता मंगेशकर संगीत अकादमी की स्थापना की कहाँ पर की गई? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बताएंगे? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो चलिए इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की। कब कब इन्होंने की? एक 1938 में और दूसरा 1939 में। हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की क्रमशः अध्यक्षता 1938 और 39 में इन्होंने की। कब की? 1938 और 39 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। अच्छा, कांग्रेस में महिलाओं का कांग्रेस की अध्यक्षता में महिलाओं का योगदान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 महिलाएं इसमें विशेष हैं, इनको हम लोग याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा पहली महिला कौन है, तो साथ में बोलेंगे पहली महिला इन्होंने अध्यक्षता की एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। तो अगर पूछा जाएगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। और अगर आपसे पूछा जाएगा पहली स्वतंत्र भारत में बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन है? इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। तीनों का नाम याद रखेंगे लाइन से। ठीक, अगर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? ठीक है, तो कौन अंग्रेज था? तो उनका नाम है जॉर्ज यूले। क्या नाम है? जॉर्ज यूले। क्या नाम है? जॉर्ज यूले। तो हर एक चीज आपको याद रखना है, हर एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं करने वाला है। जितने सारे टॉपिक होंगे हर एक चीज कंफर्म करेंगे। ठीक है, अगला लिखा हुआ है प्रश्न, जो कि है प्रश्न संख्या 16 है। रिहंद बांध परियोजना किस राज्यों से सिंचाई की होती है? इसमें पूछा गया रिहंद बांध परियोजना के द्वारा किन राज्यों में सिंचाई होती है। तो रिहंद बांध परियोजना ये कहाँ पर है? ये तो मेनली तो उत्तर प्रदेश में ही है, जैसा कि जानते हैं। हमारे जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में इसके द्वारा रिहंद बांध परियोजना के द्वारा क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। और रिहंद बांध परियोजना ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल बांध है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जल बांध कौन सा है? रिहंद बांध। और रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। और इसे गोविंद वल्लभ पंत बांध के नाम से भी जानते हैं। गोविंद वल्लभ पंत के नाम से, बांध के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और ये कहाँ पर है? तो किस जिले में? सोनभद्र जिले में है। कौन सी परियोजना? तो यूपी के सोनभद्र जिले के पिपरी नाम के स्थान पर कौन से परियोजना है? रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद पूछा गया वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है बताएंगे? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है बताएंगे? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। अच्छा, वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अगर आपसे पूछा जाएगा अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है बताएंगे? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। इसे भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके साथ में कुछ और मुख्यालय हैं तो हम आपसे पूछेंगे, अगर आपको पता है तो बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है बताएंगे? अंतरराष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बर्न में है। कहाँ पर है? बर्न, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? बर्न में इसका मुख्यालय है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। कल हमने आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उनके में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है बताएंगे? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड। कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। एशियन डेवलपमेंट बैंक बताएंगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? हमने बताया था मनीला।
मनीला। कहाँ पर है? मनीला में इसका मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो इस तरीके से ये कुछ संगठन है, इनके मुख्यालय हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करवाया, हर एक चीज आपकी तैयार होने वाली। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, बताएंगे? तो शरत चंद्र चटर्जी, नाम याद रखेंगे कौन है? शरत चंद्र चटर्जी देवदास उपन्यास के क्या है? लेखक है। अगर आपसे पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो कि हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध नाम है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद लेखकों में, तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास बताएंगे कौन कौन से? तो तितली कंकाल, याद रखेंगे तितली और कंकाल किसके उपन्यास है? तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं, इसे हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या आपको पता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में, और दूध के फटने का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड ही दूध के फटने का कारण है, लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध फटता है, ठीक है, फट जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, ठीक, इसे ध्यान रखना। अगला, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, बताएंगे फटाफट से। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा जगत से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिनेमा जगत से संबंधित है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, इसे ध्यान रखें। कौन सा अवार्ड है? ऑस्कर अवार्ड है, ठीक, तो ध्यान रखें। तो आज का जो हमारा सेशन है आज का यहीं तक है। इसके आगे हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा यूपी का हो चाहे किसी भी स्टेट का ये जो प्रश्न है सभी स्टेट के या फिर कोई भी सेंट्रल एग्जाम में एसएससी के द्वारा करवाया जाता है, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार है। तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सेशन से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, और ये जो है 8 बजे हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है प्रतिदिन, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ में लूसेंट जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके साथ में लेकर आए।